आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस वीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है मिशन इंद्रधनुष। तो सबसे पहले समझते हैं ये इंद्रधनुष है क्या। तो इंद्रधनुष तो आपको पता ही है, रेनबो, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। उसी के तह पर, उसी के बेस पर जो है भारत सरकार ने 2014 में जो है मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। तो मिशन इंद्रधनुष का जो मेन फोकस था वो था चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो जो बच्चे जो 2 साल के अंदर है, यानी कि जिनकी उम्र बिलो 2 इयर्स है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन सभी को इस वक्त इम्यूनाइजेशन की बहुत जरूरत होती है। तो इसी को कवर करने के लिए भारत सरकार ने जो है लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष 2014 में। तो ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव था, यानी कि ये पूरे भारत में लॉन्च किया गया था, एक बहुत ही रैपिड स्केल में, बहुत ही बड़े अमाउंट पे। और इसमें जो 201 जो है हाई फोकस एरियाज इसमें लिए गए थे, यानी कि 201 जो मतलब नेशन वाइड 201 जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मतलब जिनमें मेटर्निटी रेट हाई है, जिसमें बच्चों का जो मृत्यु दर है या प्रेग्नेंट महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है, उन सब एरिया को ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने के लिए भारत सरकार ने ये नेशन वाइड इनिशिएटिव लिया था। तो लेकिन भारत सरकार ने ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च तो किया, लेकिन इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फंड जो है, सेपरेट फंड जो है एलोकेट नहीं किए गए हॉस्पिटल्स को। साथ ही साथ ये मिशन इंद्रधनुष जो है इंप्रूव करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को, जो बिलो 2 इयर्स एज थे इंडिया में, 2014 में जब इसको लॉन्च किया गया तो पहले टारगेट रखा गया था कि 65% जो है वो महिलाओं और बच्चों को कवर किया जाए। और 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उससे लेकर बाद में 2020 आते आते ये टारगेट जो है 90 तक पहुंचा दिया गया। पहले जो है कम से स्टार्ट करके बाद में इसको ज्यादा पे ले जाया गया। ठीक है, तो इसमें जो है जो टारगेट डिजीजेस थे, पहले तो इसमें 7 टारगेट डिजीज है, क्योंकि ये इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। पहले 7 डिजीज को लिया गया था। बाद में इस साल जो है 2023 में जो है भारत सरकार ने फिर से जो है इसमें और 5 बीमारियों को ऐड किया है, यानी कि 7 + 5, यानी कि अभी कुल मिला के टोटल जो है 12 डिजीज को इसमें भारत सरकार ने शामिल किया है। तो इसमें जो पहले से 7 जो थे बीमारियां, जैसे कि डिप्थेरिया, वॉपिंग, कॉफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, फिर मिंगिटिस, निमोनिया, हेमोफोसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन्फेक्शन, जापानीज इनकेफेलाइटिस, तो ये सब पहले से थे। फिर बाद में जो है ये जो 5 है, ये जापानीज इनकेफेलाइटिस 1, रोटरी वायरस वैक्सीन 2, न्यूमोनिकल कॉन्जेनिशन 3, इसके बाद ये पीसीवी 4 और मिलेशियस रेबेला, ये जो है ये 5 को जो है भारत सरकार ने इसको शामिल किया है। इसीलिए इंद्रधनुष का इस बार नामकरण भी जो है 5.0 के रूप में किया गया है, मिशन इंद्रधनुष 5.0, यानी कि 5 और बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ही टॉपिक हो जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है लोक कल्याण दिवस। तो ये लोक कल्याण दिवस जो है हाल ही में हमारे असम सरकार के द्वारा 5 अगस्त को मनाया गया एक कार्यक्रम है। तो ये लोक कल्याण दिवस किसके लिए मनाया गया? तो ये लोक कल्याण दिवस 5 अगस्त को हमारे असम के पहले मुख्यमंत्री श्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी का पुण्यतिथि के दिन मनाया गया है। तो लोक कल्याण दिवस के साथ ही साथ गोपीनाथ बरदले जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर साल इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी रहे हैं।
और इनका जन्म जो है 1981 में हुआ है और इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है फ्रीडम मूवमेंट में, साथ ही साथ ये जेल भी गए हैं। तो गोपीनाथ बरदले जी जो है ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हुए और सत्याग्रह मूवमेंट्स में भी उन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ 1922 में इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भाग लिया और उसके कारण वो अरेस्ट हुए और जेल भी गए। 1933 में गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड का इन्हें जो है मेंबर भी बनाया गया और इन्हीं के लगातार प्रयासों के कारण जो है हमारे असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1948 में। अब पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम चर्चा करें तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होता है, साथ ही साथ हमारे इंडिया में पहला प्रोविंशियल इलेक्शन कराया जाता है। उस इलेक्शन में जो कि 1936 में हुआ था, वहां जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी भी पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं जीत पाती, जिसके कारण उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है असेंबली में। तो जो पार्टी जीतती है वो मोहम्मद शाहदुल्ला जी की पार्टी थी, जिसके कारण मोहम्मद शाहदुल्ला जी जो है वो फर्स्ट पीएम ऑफ असम बनते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा पीएम कहाँ से आ गया? तो याद रखिएगा कि असम के जो पहले मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जानते थे, जो किसी भी राज्य के हेड होते थे, पहले पीएम कहा जाता था, पीएम ऑफ असम। तो ये 1936 में बनते हैं मोहम्मद शाहदुल्ला जी। बट ही हैड टू बी रिजाइन, पर मोहम्मद शाहदुल्ला जी को रिजाइन देना पड़ता है क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। तो जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में विचारों के मतभेद होने से रिजिग्नेशन देना पड़ता है। उसके बाद गोपीनाथ बरदले जी जो है पीएम ऑफ असम बनते हैं 1938 में। उनके बाद फिर बाद में 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान आता है। तो ये माउंटबेटन प्लान क्या था कि जिन जगहों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उनको पाकिस्तान, और जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है उसको हिंदुस्तान के अंदर रखा जाएगा। तो उसी आधार पर जो है मुस्लिम लीग जो है वो बांग्लादेश वाला ईस्ट पाकिस्तान डिमांड करती है, साथ ही साथ वो असम को भी इसके अंदर लेने की मांग करती है। लेकिन ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी ही थे जिनके प्रयासों से हमारा जो असम है वो भारत में रहा। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम रहे 1946 से लेकर 1950 तक, और साथ ही साथ वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के वो हेड भी रहे। अंत में 5 अगस्त 1950 को इनका देहावास हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तो देखिए एक बहुत ही इमिनेंट लीडर, निडर व्यक्ति जो एक असम प्रदेश से निकल के पूरे इंडिया में मशहूर हुए, गोपीनाथ बरदले जी। तो इनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि आप जो है असम को जानने के साथ साथ असम के ऐसे महान व्यक्तियों को भी आप जान पाए। तो ये 3 स्टार टॉपिक रहेगा इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ये एक नया रीड्राइव डेवलपमेंट स्कीम चलाने जा रही है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है और ये क्यों हाईलाइट में आई, पहले इसके फैक्ट को समझते हैं। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला रीडेवलपमेंट ऑफ 508 स्टेशन, यानी 508 स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस फाउंडेशन स्टोन ये किया। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत जो है हमारे पूरे भारत में 508 स्टेशन बनाएंगे। टारगेट तो 1000 का है पर फिलहाल 508 पर काम किए जाएंगे। ये 6 अगस्त को ये प्रोग्राम किया गया था। तो खुशी की बात ये है कि 56 स्टेशन जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर में आए हैं। 508 में से 56 हमारे NFR जो रेलवे है उसके अंतर्गत आई है। तो ये क्या है ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो इसमें जो है फैसिलिटीज जो इंस्पायर्ड बाय द मेगा अपग्रेडेशन ऑफ
stations such as New Delhi and Ahmedabad, albeit at lower cost। तो देखिए क्या होगा कि जो अहमदाबाद है और न्यू दिल्ली है, जहां पर हाई मेगा स्ट्रक्चर्स रेलवे स्टेशन है इंटरनेशनल लेवल के, उस तरह के रेलवे स्टेशन बनाने का बात इसमें आया है। तो 56 रेलवे स्टेशन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलप होने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर, और खुशी की बात तो ये है कि उसमें से जो 32 रेलवे स्टेशन है वो हमारे असम में बनेंगे। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ असम के जो हमारा धुबरी और गौरीपुर का एरिया, वहां पर भी स्टेशन बनेंगे। तो ये जो फैसिलिटीज है प्लान की गई है इस स्कीम में, तो इससे क्या क्या बनने जा रहे हैं, तो देखिए प्रोविजन फॉर रूफ प्लाजा टू बी क्रिएटेड इन फ्यूचर। रूफ प्लाजा बनाए जाएंगे। रूफ प्लाजा जो है वो फ्यूचर में बनाई जाएंगी। फ्री वाईफाई स्पेस रखा जाएगा जिसमें 5G मोबाइल टावर्स को सेटअप किया जाएगा। 5G आपको सेवा मिलेगी फ्री वाईफाई की। इसके अलावा जो है रोड को चौड़े किए जाएंगे, जहां पर ये स्टेशन बनेंगे रोड को चौड़े किए जाएंगे। अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को हटाया जाएगा वहां से। पाथवेज बनाए जाएंगे, वेल प्लान पार्किंग एरिया बनाए जाएंगे, और उस एरिया के जो स्टेशन की जो लाइटिंग है वो लाइटनिंग को भी ठीक किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ ऑल स्टेशंस में जो है वो बहुत ही लेंथ ऑफ 600 मीटर्स के जो स्टेशंस बनाए जाएंगे, 760 से लेके 840 मीटर तक के। साथ ही साथ स्पेशल इम्यूनिटीज लगाई जाएंगी। जो डिसेबल पीपल है, जो दिव्यांग पीपल्स है, उन लोगों के लिए स्पेशल इम्यूनिटीज लगाई जाएंगी, जिसके द्वारा वो जो है स्टेशंस का इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लग रहा है। और इसमें से आप याद रखिएगा कितने स्टेशन टोटल है, 508। नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, 56, और हमारे असम में कितने हैं, 32। ठीक है, फैसिलिटीज भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, शायद पूछ ले। स्टेशन कितने मीटर के हैं ये भी पूछ ले। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक आज का हमारा यही कंप्लीट होता है। हमारा चौथा टॉपिक है प्रोसीड्यूर ऑफ चेंजिंग नेम ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के नाम को चेंज करने का नियम क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में लिखा कहाँ हुआ है। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 किसी भी स्टेट के बारे में, भारत के राज्य के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि किसी भी यूनियन का जो नाम है और जो टेरिटरी है उसके बारे में। दूसरा कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी एडमिशन, यानी कि कोई भी अगर देश भारत में आके मिल जाए तो उसको एडमिशन कहा जाता है। और इस्टेब्लिशमेंट मतलब अगर किसी राज्य से निकाल के किसी स्टेट को बनाया जाए तो उसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जैसे कि सिक्किम और गोवा पहले भारत के अंग नहीं हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारत को ज्वाइन किया। और बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये सब राज्य बने हैं। दिस इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो ये आर्टिकल 2 में मेंशन है। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आर्टिकल 3 जो कहता है कि नया स्टेट, उनका जो एरिया है उसको हेरफेर करना, बाउंड्रीज को चेंज करना, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है अंडर आर्टिकल 3। और आर्टिकल नंबर 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, यानी कि 2 और 3 में जो लॉज बनेंगे प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो आर्टिकल 2 और 3 की जो बातें हैं उनको अगर अमेंडमेंट करने का कभी जरूरत पड़ा तो उसमें जो है ये आर्टिकल 4 का प्रयोग होगा। अब किसी भी नाम को अगर चेंज करना है, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा उसको इनिशिएट किया जाता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, जो कि आर्टिकल 3 और 4 में लिखा हुआ है संविधान में। उसके बाद रीनेमिंग ऑफ स्टेट में बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और रीनेम, अगर स्टेट का नाम को अगर रीनेम करना है तो उसको रीनेम करने के लिए सबसे पहले उस चीज को जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होना पड़ेगा। ठीक है,
तो बिफोर द इंट्रोडक्शन बिल प्रेसिडेंट शेल बी सेंड द बिल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज फॉर द एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम। और बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है स्टेट असेंबलीज को इसको भेजी जाती है, ताकि वो भी अपना जो मत है उस स्टेट के नाम को चेंज करने के लिए वो अपना विचार दे सके। फिर बाद में जब ये बिल डिलिबरेशन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तो दिस विल बी सेंड टू द पार्लियामेंट। अब इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद इसे जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद इसे फाइनल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, यानी प्रेसिडेंट का साइन करने के लिए भेजा जाता है। जब इसे प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं फाइनली इट बिकम द लॉ एंड नेम ऑफ स्टेट स्टैंड मॉडिफाइड। और जो बिल है, बिल जो है वो लॉ बन जाता है और नेम जो है स्टेट का वो बदल दिया जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी स्टेट का जो नाम है वो बदलने की प्रक्रिया है। तो ये जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। हाल ही में बहुत सारे स्टेट्स का जो नाम चेंज करने के लिए बहुत सारे पार्टियों के द्वारा ये उठा है, तो इसी कारण ये मैटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन आर्टिकल्स को याद रखना पड़ेगा, पार्ट्स को याद रखना पड़ेगा, ताकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इसका जवाब दे पाए। आज का हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक है महारत्ना स्टेटस टू ऑयल। ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ ऑयल का मतलब है। सो आप जानते ही हैं कि जो पीएसयू अंडर कंपनियां होती है उनको जो है मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांट्स दिस स्टेटस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये ग्रांट देती है। तो क्राइटेरिया क्या है महारत्ना की स्टेटस पाने का? किसी भी कंपनी को जो सर्वोच्च स्टेटस होता है वो होता है महारत्ना। तो महारत्ना स्टेटस पाने के लिए एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है उस कंपनी का कम से कम 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 सालों तक, ठीक है। उसके बाद एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो मोर देन 15,000 करोड़ होना चाहिए 3 सालों तक, 15,000 करोड़ 3 सालों तक। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है टैक्स और ये सब देने के बाद 5,000 करोड़ रहना चाहिए 3 सालों तक। और शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल उसका ऑपरेशंस होने चाहिए, पूरे विश्व में उसकी पहचान होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें मिनिमम प्रेस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, जो सेबी के गाइडलाइन में आती है, रेगुलेशन में आती है। तो ये सब अगर क्राइटेरिया कोई भी कंपनी फुलफिल कर लेता है तो उसको महारत्ना का स्टेटस दिया जाता है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना का स्टेटस दिया है कैटेगरी में। तो साथ ही साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्ना की कैटेगरी में तीसरी जो है महारत्ना कंपनी, तीसरी बोल रहा हूँ, 13वीं जो है महारत्ना कंपनी बन गई है। तो साथ ही साथ ये जो भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, आरईसीएल और सेल, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब पहले से ही महारत्ना स्टेटस उनको प्राप्त था। और साथ ही साथ अब हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस साल के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरी पढ़ाई गई बातें आपको समझ में आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you everyone for watching my video.